अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फ़ारूक शेख। प्रोग्राम में आगे जाकर हमने बात करनी है इसराइल और फ़लस्तीन में जो जंग जारी है उसके ऊपर मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स किस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं और आगे क्या हो रहा है इस सिचुएशन में। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं ज़रा डोमेस्टिक पॉलिटिक्स की, जहाँ पर चेयरमैन तहरीक इंसाफ और साबिक़ वज़ीर ख़ारजा जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ये शाह महमूद कुरैशी, उनको सामना है साइफ़र केस में चार्जेस का। अब साइफ़र केस यानी वो साइफ़र दस्तावेज़ जो कि इंतहाई हसास मालूमात पर मुश्तमिल, जिसको खुफिया रखना, जिसमें इस तरह की मालूमात होती हैं जो सबके सामने सबके साथ शेयर नहीं की जा सकती, उसको चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने न सिर्फ पब्लिक नॉलेज बनाया, उसके जो मंदरजात थे वो आम आवाम के सामने रखे, बल्कि ये भी इल्ज़ाम उनके ऊपर लगाया जाता है कि उनकी जो कॉपी थी, उनको जो दी गई थी, वो उन्होंने खो दी और उसको संभाल कर नहीं रखा। अब इन चार्जेस के ऊपर आज फ़र्द जुर्म आयद होनी थी दोनों हजरात यानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ और शाह महमूद कुरैशी के ऊपर, लेकिन चालान की नकूल क्योंकि उनके वकला को फराहम नहीं की गई थी, तो इसलिए अब अगली डेट यानी 23 अक्टूबर अगले पीर को ये फ़र्द जुर्म मुअक्कर कर दी गई है। लेकिन कब तक इस सिलसिले में चेयरमैन तहरीक इंसाफ और क्या क्या ऑप्शंस उनके पास मौजूद हैं, ये अपने तज्ज़ियाकारों से ज़रा समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जमा खातिर ये भी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी समाअत चल रही है इसी केस से मुतल्लिक, जिसमें इस्तदा की गई है चेयरमैन तहरीक इंसाफ के वकला की जानिब से कि ये जो मुकदमा है इसको खारिज किया जाए और बल्कि जो चेयरमैन तहरीक इंसाफ को हिरासत में रखा हुआ है उनको ज़मानत पर रिहा भी किया जाए। अब बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि इस समाअत यानी जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चल रही है उसके दौरान चेयरमैन तहरीक इंसाफ के वकील लतीफ़ खोसा साहब और सलमान सफ्तर साहब भी उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वो ये दलील अपनाते हैं कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ के ऊपर जो आर्टिकल 5 के तहत ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का आर्टिकल 5 है उसके तहत इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, उनके ऊपर इतलाक़ नहीं होता। और ख़ासकर उस वक्त जब आइन का आर्टिकल 248 जो कि ये कहता है कि किसी भी वज़ीर आज़म, किसी भी वफाकी वज़ीर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, चीफ़ मिनिस्टर या सूबाई वज़ीर को अगर वो अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहा है तो उसके ऊपर इस्तिस्ना हासिल होता है, तो इसलिए उनको इसमें चार्ज नहीं किया जा सकता। और वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ये अपील कर रहे हैं, इसलिए ये मुकदमा खारिज किया जाना चाहिए। न सिर्फ ये बल्कि ऑब्वियसली FIA के जो प्रोसिक्यूटर है उन्होंने इसके ख़िलाफ़ भी दलाइल दिए। तो अपने तज्ज़ियाकारों से ज़रा पूरी की पूरी सिचुएशन समझेंगे कि कहाँ तक गुंजाइश है, कितना वज़न है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला की दलाइल में और क्या वो अपने क्लाइंट यानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ का दिफा कर पाएंगे। हमें ज्वाइन कर इस डिस्कशन के लिए रीमा उमर साहिबा, उमर चीमा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इरशाद भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और सोहेल बड़ाई साहब भी हमें ज्वाइन किए हुए हैं। कानूनी नुकात भी हैं, पसे पर्दा भी बहुत सी सारी चीज़ें और इन्फॉर्मेशन जो पहले भी हम लोग इसको डिस्कस कर चुके हैं, हमारे तज्ज़ियाकार हमसे शेयर कर चुके हैं, और सियासी पहलू भी, तमाम तर सूरत हाल को डिस्कस करेंगे। लेकिन रीमा, सबसे पहले आप बताइएगा, ये जो दलील दी जा रही है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ख़ास तौर पर चेयरमैन तहरीक इंसाफ के वकला की जानिब से 248 आर्टिकल का सहारा लिया जा रहा है, क्या आपको लगता है इसमें वज़न है? क्या चेयरमैन तहरीक इंसाफ के पास इस वक्त ऑप्शंस मौजूद हैं और इसके अलावा भी? जी शुक्रिया रीना। मेरे ख्याल है 4-5 बहुत अहम पॉइंट्स हैं इस पूरे केस के हवाले से जो मैं आज डिस्कस करना चाहूँगी वेरी क्विकली। सबसे पहली चीज़ कि चार्ज शीट एग्जैक्टली है क्या। कुछ जो FIR थी वो कुछ न्यूज़पेपर्स में रिपोर्ट हुई, लेकिन उसकी एग्जैक्ट डिटेल्स एटलीस्ट मैंने तो नहीं पढ़ी। चार्ज शीट क्या है, उसमें एग्जैक्ट ऑफेंसेस क्या हैं जो रियासत की तरफ से कहा गया है जिसमें इमरान खान साहब गिल्टी हैं उनकी इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक, वो मेरे सामने तो नहीं है। सो अभी मुझे कंफ्यूजन है कि एग्जैक्टली क्या चार्जेस हैं इमरान खान साहब के अगेंस्ट। अब सेक्शन 5 का हवाला दिया जाता है ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट का, वो बहुत ब्रॉड प्रोविजन है, उसमें कुछ चीज़ें हैं जो बहुत बेसिक हैं, जो मामूली ऑफेंसेस आप कह सकते हैं, कुछ ऑफेंसेस हैं वो बहुत संगीन हैं, सजाएं भी बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। तो सिर्फ सेक्शन 5 का हवाला देना मेरी नज़र में नाकाफ़ी है। सो पहला सवाल ये कि एग्जैक्टली चार्जेस हैं क्या।
आज चार्जशीट जो है वो अक्यूज को दे दी गई है। सो मुझे उम्मीद है अगले कुछ दिनों में या शायद हमारे कुछ पैनलिस्ट के पास आज भी डिटेल्स मौजूद हों। आई एम वेरी क्यूरियस एंड इंटरेस्टेड कि एग्जैक्टली चार्जेस हैं क्या। दूसरा सवाल ये है, बहुत से लोग बात कर रहे हैं कि जो ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट में अमेंडमेंट्स लाई गई इस साल, असेंबली जब जाते जाते अमेंडमेंट्स जो कर गई, वो भी चार्जशीट में वो ऑफेंसेस भी मौजूद है। अगर ऐसा है, अगेन मेरे पास इंफॉर्मेशन नहीं है, बात हो रही है, अगर ऐसा है तो ये बिल्कुल गैर कानूनी बल्कि गैर आईनी है, क्योंकि पाकिस्तान का आइन ये कहता है, तहफ़्फ़ुज़ देता है हर शहरी को रेट्रोस्पेक्टिव पनिशमेंट से। अगर मैं कोई जुर्म करती हूँ तो उस वक्त, जिस वक्त मैं वो कॉन्डक्ट कर रही हूँ, उसको जुर्म होना उसका जरूरी है। अगर रिपोर्ट कार्ड में आज पार्टिसिपेट करना जुर्म नहीं है, अगर कल ऐसा कानून बन जाता है कि रिपोर्ट कार्ड में पार्टिसिपेट करना जुर्म है, मुझे आज की पार्टिसिपेशन की सजा नहीं मिल सकती। तो अगर इमरान खान साहब पे ऐसे कुछ चार्जेस हैं जो उस वक्त जुराइम नहीं थे जब उन्होंने वो कॉन्डक्ट किया, तो फिर वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, उसकी कोई लीगल हैसियत नहीं है। आर्टिकल 12 हमारा आइन का ये वाजे करता है। ये दूसरी बात। तीसरी बात आपने की इम्यूनिटी की। जो प्रेसिडेंट होते हैं या गवर्नर होते हैं उनकी इम्यूनिटी ज्यादा ब्रॉड होती है। जो प्राइम मिनिस्टर है उनकी इम्यूनिटी सिर्फ इस हद तक कि वो जो अपने ऑफिशियल काम है, उनके जो फंक्शंस हैं, वो जब तक कर रहे होते हैं तो उनके पास इम्यूनिटी है। आप उनके जायज जो फंक्शंस हैं उनके लिए उन्हें प्रोसिक्यूट नहीं कर सकते। लेकिन हमारी अदालतों ने बार बार कहा है कि जो जुराइम हैं या अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट्स हैं वो इस इम्यूनिटी में कवर नहीं होते। साफ साफ है, मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ दैट इम्यूनिटी प्रोवाइडेड इन आर्टिकल 248 cannot extend to illegal or unconstitutional acts. So अगर आप ये साबित करते हैं कि उन्होंने गैर कानूनी या गैर आईनी काम किया है तो वो इम्यूनिटी क्लेम नहीं कर सकते। ये तीसरा सवाल। अब चौथा सवाल जो सबसे अहम मेरी नजर में है, अगर आप जो अमेंडमेंट से पहले का ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट देखें और उसमें सेक्शन 5 देखें, क्योंकि सब कह रहे हैं सेक्शन 5 ही है जिसकी एप्लीकेशन हो रही है इस केस में, वो बहुत ब्रॉड है। अभी मैं अनअमेंडेड की बात करें, उसमें जो एक प्रोविजन मेरा ख्याल है इमरान खान साहब पे शायद अप्लाई करती है, वो ये कि उन्हें कोई ऐसा डॉक्यूमेंट, ऐसा सीक्रेट कोड या ऐसी कोई इंफॉर्मेशन दी गई हो किसी ऐसे शख्स से जो पब्लिक सर्विस में है और इन कॉन्फिडेंस उन्हें दी गई हो, वो इंफॉर्मेशन वो उन लोगों के साथ शेयर करें जो ऑथराइज्ड वो नहीं है शेयर करने के लिए। पहली चीज ये। सो इसमें आप ये कह सकते हैं उन्होंने पब्लिक के साथ शेयर की और लोगों के साथ की जो वो ऑथराइज नहीं थे। ये पहली चीज। दूसरी, वो उसको इस्तेमाल करें किसी फॉरेन पावर के लिए। अब ये इल्जामात तो लगाए जाते हैं लेकिन इसका प्रूफ या एविडेंस मैंने तो नहीं देखा। तीसरा, वो इस तरह उसका इस्तेमाल करें कि अगर रिटेन करने की उन्हें वो नहीं कर सकते, वो उसको रिटेन करें, या वो उसको नेग्लिजेंट हो, वो केयरलेस हो और ऐसा अपने आप को कंडक्ट करें कि वो उस इंफॉर्मेशन या डॉक्यूमेंट को, उसकी जो कॉन्फिडेंशियलिटी है उसको इंडेंजर करें। तो ये अगर आप देखें ये काफी ब्रॉड है और आप सोच सकते हैं कि अगर ये डॉक्यूमेंट सच में क्लासिफाइड था या उनके पास वो अथॉरिटी ही नहीं थी वो शेयर करें या वो डिस्क्लोज करें या वो रिटेन करें या वो उसको मिसप्लेस कर दें, तो ये सेक्शन 5 में, अनअमेंडेड सेक्शन 5 में आ सकता है। सबसे अहम बात अलीना लेकिन ये है कि जब हम सजाएं डिस्कस करते हैं, इस सेक्शन में 2 तरह की सजाएं हैं। अगर आपने ये जो जुराइम हैं ये किए हैं किसी ऐसी बुनियाद पे कि किसी फॉरेन एनिमी के लिए या किसी आपकी अपनी मिलिट्री जो एस्टैब्लिशमेंट्स हैं उन्हें नुकसान पहुंचाने के लिए, तब सजा ज्यादा है। 14 साल सजाए मौत लंबा अरसा है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, कोई ना फॉरेन पावर इन्वॉल्व है, ना ही आपने अपने कोई मिलिट्री या नेवल या इस तरह की रिलेशंस रिलेटेड टू मिलिट्री इंस्टॉलेशंस, उससे अगर रिलेटेड नहीं है तो सजा है फाइन या 2 साल तक की सजा, और है आपको सिर्फ फाइन भी हो सकता है। तो ये बहुत ही एक माइनर
ऑफेंस है। तो अब हमने देखना है कि एग्जैक्टली उनके पास एविडेंस क्या है। अब मुझे तो नहीं लगता जो अभी तक पब्लिकली डिस्क्लोज इंफॉर्मेशन है कि उन्होंने किसी मिलिट्री इंस्टॉलेशन को खतरे में डाल दिया या किसी फॉरेन स्टेट का जो इंटरेस्ट है वो फर्दर कर रहे थे। तो अगर सजा बनती भी है अनअमेंडेड लॉ के तहत, तो वो इतना माइनर ऑफेंस है जो मैंने आपको पढ़ के सुनाया कि उसकी सजा अप टू 2 years है और फाइन, कि आपको फाइन भी हो सकता है। तो ये मेरा ख्याल है ओवरऑल सिचुएशन है। अगेन हमारे पास इंफॉर्मेशन कम है। अच्छा, मैं जेल ट्रायल पे भी कर लूं कि ऑर्डिनरली फेयर ट्रायल का मतलब है ओपन ट्रायल ऑर्डिनरली, लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं। उसमें नेशनल सिक्योरिटी भी एक एक्सेप्शन है और जो अक्यूज्ड है उसकी अपनी सिक्योरिटी वो भी एक एक्सेप्शन है। अब ये कोर्ट की डिस्क्रेशन है कि वो किस तरह जेल ट्रायल को देखती है, पर अगर जेल ट्रायल भी हो तो आप कोर्ट ने और जो सब आप रियासत ने ये इंश्योर करना है कि फेयर ट्रायल जो है वो उन्हें मिले, क्योंकि अक्सर इन कैमरा ट्रायल्स या जेल ट्रायल्स में कुछ मसाइल पैदा हो जाते हैं जो फेयर ट्रायल के आपके राइट टू डिफेंस, दिफा का जो आपका राइट होता है उसको अफेक्ट करते हैं। तो ये कोर्ट को इंश्योर करना है कि ऐसा ना हो। तो ये 5 नुकात हैं। अगेन दिलचस्प है क्योंकि हमारे पास कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन बेस्ड ऑन व्हाट आई हैव रेड, जो मैंने पढ़ा है, जो पब्लिक नॉलेज में है, ये मेरी असेसमेंट है इस केस के बारे में। अच्छा रीमा, एक सवाल आपने क्योंकि आर्टिकल 5 का हवाला दिया और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कल जब इस मुकदमे को खारिज करने के दलाइल हो रहे थे, उस दौरान इसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए जो प्रोसिक्यूटर हैं FIA के, उन्होंने कहा कि क्योंकि ऐसी इंफॉर्मेशन जो क्लासिफाइड थी वो शेयर की गई अपने मफाद के लिए या उसको एक पब्लिक बयानिया बनाया गया, तो इसलिए आर्टिकल 5C के ज़ुमरे में ज़रूर आता है कि जिसमें वो कहते हैं कि जी आप सेफ्टी ऑफ स्टेट को कॉम्प्रोमाइज़ करें अपनी क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन जो भी आपके पास है वो बताकर। तो क्या आपको अभी भी ये ब्रॉड लगता है बहुत ज़्यादा और इससे कहीं ना कहीं बचत हो सकती है, या फिर आपको लगता है कि ये जिस तरह से दी गई हैं एटलीस्ट A, C and D ये तो एग्जैक्टली जो हुआ उसके ऊपर अप्लाई करती है? अब अरीना, आपने इसको देखें, जब कोई क्रिमिनल ऑफेंस होता है आपको उसको बहुत प्रिसाइसली पढ़ना होता है। अब क्या सेफ्टी ऑफ द स्टेट जो है वो साइफर पब्लिक में उसके मटेरियल शेयर करने से क्या सेफ्टी ऑफ द स्टेट, क्या पाकिस्तान की जो रियासत है उसकी वो सिक्योरिटी सच में इफेक्ट हुई? ये अब अदालत का काम है कि वो डिसाइड करे। लेकिन अगेन ये भी माइनर ऑफेंस है क्योंकि इसमें अगर आप देखें जहां ऑफेंसेस की सजाएं लिखी हुई हैं, वहां लिखा है कि अगर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी बेनिफिट, फॉरेन पावर के बेनिफिट में या इन रिलेशन टू एनी वर्क ऑफ डिफेंस, मिलिट्री, एयरफोर्स एक्सेट्रा, अगर ये है तो सजा ज्यादा है, 14 साल की डेथ भी हो सकती है। लेकिन बाकी सब केसेस में, जिसमें अभी आपने भी हवाला दिया, जो और भी बात है, मिसप्लेस करना, रिटेन करना, पब्लिक के साथ शेयर करना, वो सब माइनर ऑफेंसेस हैं और उनमें फाइन या अप टू 2 years imprisonment ये सजा है। तो वो अच्छा, I'll circle back to you क्योंकि 2-4 और सवाल आते हैं और आई एम श्योर हमारा पैनल के पास भी जहन में कोई ना कोई सवालात होंगे जो वो आपसे क्लियरिफाई करना चाहते हैं। सो I'll circle back। लेकिन उमर, आप के पास आऊँगी इस सवाल के साथ कि हम जब इस ट्रायल की बात करते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे पास अभी अनक्लियर हैं या हमारे पास उसकी तफसीलात नहीं है, और नेचुरली क्योंकि हसास और कौमी राज का मामला है तो इसलिए बहुत सारी चीज़ें शेयर भी नहीं की जा रही। लेकिन हमेशा चेयरमैन तहरीक इंसाफ के इस मुकदमे का मवाजना किया जाता है जो ट्रंप का उनके ऊपर खुफिया दस्तावेज़ात अपने पास रखने का केस है, अमेरिका में ट्राई किया जाता है। दोनों का मवाजना करना क्या दुरुस्त है? वहाँ पर और यहाँ पर आपको क्या मुमासलत और क्या फ़र्क नज़र आते हैं, और क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं चेयरमैन तहरीक इंसाफ को इसके कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ सकते हैं या कुछ बचत हो सकती है? देखें, इसमें जो आपने मुआवजे की बात की है उसमें इस हद तक तो ये बात दुरुस्त है कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने वो डॉक्यूमेंट अपने पास रख लिया, साइफर की कॉपी ली और वो वापस नहीं की। ट्रंप ने भी ऐसा किया, लेकिन ट्रंप के केस में उसने उसको इस अंदाज में एक्सप्लॉइट नहीं किया कि जो इमरान खान ने किया, लिहाजा इन्होंने उसको अपना एक वेपनाइज़ किया, उसको अपने एक सियासी एजेंडे को आगे चलाने के लिए और ये बताने के लिए कि जो मेरे खिलाफ तहरीक में आ रही है ये अमेरिका की स्पॉन्सर्ड है,
और इधर की जो अपोजिशन है वो भी इन्वॉल्व है, साथ उन्होंने आर्मी को भी इन्वॉल्व किया कि उनके ज़रिए ये सारा प्लान एग्जीक्यूट किया गया, जो मुख्तलिफ टाइम पर वो स्टेटमेंट्स में चेंज करते रहे हैं। कभी वो अपोजिशन के साथ अमेरिका को डायरेक्ट भी कर देते थे, कभी बरास्ता फ़ौज उनको करते थे। एक दो चीज़ें जिस तरह रीमा ने बात की कि ये जो नया लॉ है, जो अमेंडमेंट्स आई हैं उनके तहत उनको ट्राई किया जा रहा है, या कि जो पहले से मौजूद लॉ है कि जब ये ऑफेंस कमिट हुई उसके तहत ट्राई किया जा रहा है। तो ये माजी में भी ये सवालात आते रहे हैं। तो मैंने माजी में जब FIA से पूछा था तो उन्होंने कहा कि हमारी इस पर काफ़ी बहस भी हुई है, तो जो तरमीम शुदा कानून है वो इन पर लागू नहीं हो रहा। जिस टाइम पर ये ऑफेंस हुई थी वही वाला कानून जो है उसके तहत हम इनको ट्राई करेंगे, एक चीज़। दूसरी जो आर्टिकल 248 वाली बात है, मैं इसमें एक और मुआवजना आता है और वो आता है यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के साथ। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप स्विस अथॉरिटीज़ को लेटर लिखें कि जो स्विस केसेस हैं आसिफ जरदारी साहब के ख़िलाफ़ उनको ओपन किया जाए, उन्होंने नहीं लिखा। लेकिन जो उन्होंने प्ली ली थी, उन्होंने 248 का ही हवाला देते हुए उन्होंने ये रेफरेंस दिया था, हवाला दिया था कि मैंने अपना एक माइंड फुली इस्तेमाल किया है। और वो किस तरह से इस्तेमाल किया है कि उसके मैंने लीगल एस्पेक्ट्स चेक किए हैं। वो कैसे किए हैं? उन्होंने कहा कि मैंने लॉ मिनिस्ट्री से इस बारे में राय ली है और मैंने अटॉर्नी जनरल से राय ली है और उन्होंने मुझे इन राइटिंग एडवाइस दी है कि आप ऐसा ना करें। लेकिन इसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने उनको डिसक्वालीफाई किया। अगर हम इमरान खान के केस में आ जाते हैं तो इमरान खान ने इधर कोई ऐसी लीगल ओपिनियन पहले नहीं ली कि मुझे इस पर क्या करना चाहिए, बल्कि उसके उल्ट ये हुआ कि इनको फॉरेन ऑफिस ने एक एडवाइजरी नोट भी जारी किया और उसमें उन्होंने कहा कि ऐसा ना कीजिएगा। और इवन जब ये 27 मार्च वाला जो जलसा था और उसके बाद अमेरिका से भी काफ़ी एक प्रोटेस्ट हुआ था, ये वो चीज़ें हैं कि जो अभी रिपोर्ट नहीं हुई और ये वो चीज़ें हैं कि जो एक डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में जब ये केस चलेगा तो ये चीज़ें लेकर आएंगे और उसमें से ही आगे वो जो एक पाक अमेरिका रिलेशंस पर कितना इम्पैक्ट हुआ उस पर डिबेट शुरू होगी। अब उसको हम क्या एक क्वांटिफाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ये आगे सब्जेक्टिव डिबेट शुरू हो जाती है कि जो जब ये मामला आगे ट्रायल में जाएगा तो उधर ये बातें तय होंगी। लेकिन अदरवाइज ये मामला इनके लिए बहुत संगीन है। आप देखें कि इस केस में उनके पास जो 4 विटनेस हैं, जिनमें से 3 जो हैं वो उनका तल्लुक दफ्तर खारजा से है, जैसे जो असद मजीद साहब हैं जो उस टाइम एम्बेसडर थे, या जो उस टाइम सेक्रेटरी थे सोहेल महमूद साहब, या जो उस टाइम जो एडिशनल सेक्रेटरी थे जो अमेरिका डेस्क के इंचार्ज थे फैसल तिरमिजी साहब। उनके बयानात हैं कि उस सारे अमल के दौरान क्या कुछ होता रहा और फॉरेन ऑफिस ने अपनी जो ड्यूटी परफॉर्म करनी थी कि प्राइम मिनिस्टर को एडवाइस करते, वो उन्होंने क्या की थी। और दूसरी तरफ जो है वो चौथे जो स्टार विटनेस हैं वो हैं आज़म खान साहब। अब आज़म खान साहब जब क्रॉस एग्जामिन किया गया तो उसमें ये कोई ज़रूरी नहीं है, हो सकता है उन पर प्रेशर भी होगा, लेकिन जो फैक्ट्स हैं, जो चीज़ें पहले दफ्तर खारजा से आ गई थी, अगर वही सवाल जो हैं जब आज़म खान से पूछे कि वो उन चीज़ों से इनकारी नहीं हो सकते थे फैक्चुअली, क्योंकि कोई चीज़ों की एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मौजूद थी। अब इस केस में जो इमरान खान है उनको तो वो एक तरह के एक मास्टरमाइंड हैं इस सारे ऑफेंस के जो ट्राई हो रहा है, जो केस है उन पर। उसके साथ जो शाह महमूद कुरैशी हैं वो शरीके जुर्म के तौर पे उनका है। इस केस में से अलीना जो असद उमर है, आपको आइडिया होगा कि उनको पहले उनकी भी इंक्वायरीज वगैरह होती थी, लेकिन उनका नाम उन्होंने चलान में नहीं डाला कि उन पर कोई ऐसा जो ऑफेंस उस तरह से इस्टेब्लिश नहीं होता, सिवाय ये कि वो उधर फ़ोन सुनने में मुलव्वस थे या इन्वॉल्व थे मशवरे की हद तक। और मशवरे में भी अगर जो आप बता रहे हैं उमर, उस हिसाब से शाह महमूद कुरैशी कैसे हुए? आई अंडरस्टैंड कि उनकी वजारत डायरेक्टली इन्वॉल्व है, लेकिन आप बता रहे हैं अगर पूरी चेन इस्टेब्लिश करें तो उसके अंदर आप कह रहे हैं दफ्तर खारजा ने बार बार मुतनब्बे भी किया, बताया भी, वार्न भी किया कि इस तरह ना करें, फिर भी शाह महमूद कुरैशी। अच्छा, ये जो एक तो है कि वजारत खारजा की तरफ से जो कि एक सेक्रेटरी लेवल से कम्युनिकेशन हुई, जो उन्होंने एडवाइजरी नोट जारी किया और उसमें उन्होंने शाह महमूद कुरैशी जो है उनको भी एड्रेस किया कि ये इशू चल रहा है और साथ जो है प्राइम मिनिस्टर को किया। अब एक तो चीज़ें हैं पॉलिटिकल लेवल पर और दूसरी हैं जो एक ब्यूरोक्रेटिक लेवल पर।
जो ब्यूरोक्रेटिक लेवल पे हैं उन्होंने अपनी जो उनके पार्ट पर उन्हें करना चाहिए था वो करके अपने आप को उसमें से उन्होंने डिक्लेयर कर लिया जी कि हमारी जो ड्यूटी थी हम यही कर सकते थे। आगे पॉलिटिकल गवर्नमेंट का डिसीजन था। अब जो शाह साहब हैं वो उनका एक पॉलिटिकल रोल आता है ना मिनिस्ट्री में, और उन्होंने इमरान खान को रोकने में कोई किरदार अदा किया या नहीं किया ऐसा नहीं है, बल्कि वो उस चीज़ को उधर जाके FIA में इस चीज़ को डिफेंड करते रहे। ठीक है, तो लिहाजा उनकी एक वजारत की रेलिवेंस तो आ गई। अब यह है कि उसमें एज आ वो मिनिस्टर उन्होंने बजाय इसके कि उनको रोकने की कोशिश कर दे, उन्होंने उस चीज़ को इंडोर्स किया कि इमरान खान ने जो किया वो ठीक किया है, तो वो उस लिहाज से वो अबेटमेंट का केस उन पर भी बन गया। ओके अच्छा जी, एक छोटी सी हमने ब्रेक लेनी है और फिर इसका एक ज़िमनी पहलू ये भी निकलता है कि ये जो मामलात हैं ये आगे जाकर कितने ख़तरनाक हो सकते हैं चेयरमैन तहरीक इंसाफ के लिए, और सियासी मुस्तकबिल क्या हो सकता है। एक ब्रेक के बाद जी हम बात कर रहे हैं साइफर केस की, जिसमें तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और वज़ीर ख़ारजा साबिक़ वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी के ऊपर आज फ़र्द जुर्म आयद नहीं हुई, लेकिन 23 तारीख तक मौक़र कर दी गई है। ये जहाँ बहुत सी डिटेल्स अभी हमें नहीं पता है, वहाँ ये हमें ज़रूर पता है कि जो एक सियासी नैरेटिव इसके ऊपर बना वो हम सब ने देखा, और ये जो साइफ़र था इसकी डिटेल्स शेयर हुई, और फिर ये भी इल्ज़ाम लगाया जाता है कि एक इंटरनेशनल पब्लिकेशन, वो आपको इंटरसेप्ट का मामला याद होगा, वहाँ तक भी ये सारा कुछ पहुँचा। सुहेल फराइद साहब, आप क्या समझते हैं? मेरा नहीं ख्याल कि इस आवाम में कोई इस चीज़ को कोई सीरियसनेस है तो कोई बड़ा जुर्म कर दिया है इमरान खान ने, बल्कि इस तरह की चीज़ें जब पब्लिक नॉलेज में लाई जाती हैं तो पब्लिक तो खुश होती है। और आपने देखा कि इमरान खान को इस साइफर से फायदा मिला सियासी तौर पर, और अब भी मेरा नहीं ख्याल कि जितनी मर्जी है हुकूमत या एस्टेब्लिशमेंट ये कहती रहे कि जिस साइफर केस कोई बड़ा जुर्म है, कोई आइन की खिलाफ वर्जी हो गई है, मेरा नहीं ख्याल कि पब्लिक डिस्कोर्स में लोगों को ये इफेक्ट कर रही है, बल्कि इससे इमरान को फायदा हो रहा है सियासी तौर पर। साइफर कोई ऐसा केस नहीं, कोई इखलाकी जुर्म हो, कोई ऐसी चीज हो, करप्शन का हो, तो उससे तो लोग जो है वोटर को कुछ इन्फ्लुएंस होता है इस तरह की चीज पे तो। और खासकर अगर अमेरिका के बारे में हो तो पाकिस्तान में तो आपको पता है एक अमूमी रवैया है कि हर चीज का जिम्मेदार ही अमेरिका को करार दिया जाता है, गलत या सही, और हर कंस्पिरेसी थ्योरी यही शुरू होती है कि जनाब ये अमेरिका ने करवा दिया, ये हुकूमत गिरा दी। और इमरान खान ने इस कंस्पिरेसी थ्योरी को बिल्कुल भुट्टो साहब की तरह प्ले करने की कोशिश की। भुट्टो साहब ने राजा बाजार में जाके वो खत लहराया था और इमरान खान ने ये प्रेस के सामने लहराया, और उस वक्त भी ये फायदा हुआ था कि भुट्टो साहब पॉपुलर हुए थे, नतीजा उसका जो भी निकला। और अब भी यही है कि इमरान खान साहब जो है उनके हामियों ने यही समझा के ये सुपर पावर को भी कुछ नहीं समझते, और ये इमरान खान आजाद खारजा पॉलिसी, आजाद ख्याल है। तो ये अवामी जो सेंटिमेंट होता है वो कानूनी पहलू से डिफरेंट होता है, और मेरा ख्याल है कि जो ज्यादा सियासतदानों पे कानूनी पहलुओं का इतलाक उनकी सियासत पर इतना फर्क नहीं पड़ता, उन पर जो उसके जो है वो सियासी असरात ही होते हैं। ये दिलचस्प रहा है सर आपकी। सर ये दिलचस्प रहा है, लेकिन सर ये मुझे ये बताइएगा, अगर कल जाकर चेयरमैन तहरीक इंसाफ से मुतालिक अगर कहा जा रहा है कि 14 साल कैद तक हो सकती है, सज़ाए मौत हो सकती है, तो कुछ भी सज़ा उनको हो जाए इलेक्शंस के ऊपर अफेक्ट करेगा, वो जेल में होंगे, उस चीज़ के ऊपर अफेक्ट करेगा। और जिस तरह से कहा जा रहा है कि रियासत इसको तो माफ़ नहीं करेगी कि फ़ौरन ताल्लुकात आपने ख़राब किए, तो क्या इसका भी बिल्कुल इम्पैक्ट नहीं होगा? मेरा ख्याल है कि अगर कोई एक वाकया अब तक जितने केसेस सामने आए हैं तो उनमें अगर कोई रियासत के खिलाफ केसेस का तल्लक है तो 9 मई वाला वाकया जो है उसमें कुछ जूस है। अच्छा बाकी साइफर केस में तो बिल्कुल सियासी जूस नहीं है। इसमें ये शायद मेरा ख्याल है ना इससे कोई मुखालफ जो है इससे फायदा उठा सकते हैं, और ना जो हामी है उनको नुकसान पहुंच सकता है। अच्छा भट्टी साहब, एक बेजरर सी एकेडमिक बहस तो हो सकती है, लेकिन इससे कोई सियासत पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ सकता आपकी राय में। ठीक है भट्टी साहब, आप इत्तेफाक करते हैं सोहेल साहब की राय से? मैडम शेख, सवाल है कि क्या इमरान खान साहब इसका दिफा कर पाएंगे या नहीं। इसका फैसला अदालत ने करना है।
चार्जशीट सामने आनी है, केस चलना है, पहले ट्रायल कोर्ट है, फिर इस हाई कोर्ट है, फिर सुप्रीम कोर्ट है। लिहाजा अभी तक ये तो हतमी तौर पर कुछ कहना कबल अज़ वक्त है कि होगा क्या, हतमी तौर पर क्या होगा। अच्छा, गैर आइनी गैर कानूनी काम हुआ है, नहीं हुआ है, अनजाने में हुआ है या जानबूझकर हुआ है और उससे मुल्की मफाद या मुल्की सलामती को कोई ख़तरा हुआ है, दोनों ये एक तो है कि नहीं हुआ तो वो एक अलहदा बात है, गैर कानूनी काम हुआ है मगर जानबूझ के नहीं हुआ, उसकी अलहदा सज़ा है। गैर कानूनी काम हुआ है मगर एक प्लानिंग के तहत हुआ है और इससे मुल्की मफाद और मुल्की सलामती ख़तरे में पड़ी है, उसकी ज़्यादा सज़ा है। और मैडम शेख आपको ये तो जैसे पता चल गया है कि जो उनकी जेल में ट्रायल अदालत का था वो तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उसको मुस्तरद कर दिया है, अब उसके खिलाफ वो सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। अच्छा। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि ये कोई बदनीति भी नहीं है इस केस में। चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने ये कहा, नीयतों के भेद अल्लाह जानता है। और जेल में ट्रायल इमरान खान के हक में है क्योंकि इमरान खान खुद अपनी सिक्योरिटी के हवाले से कई मरतबा खदशात का इजहार कर चुके हैं। लेकिन साथ साथ पहले भी बताया था, फिर बताता चलूँ कि जज अबुल हसनात जुल्करनैन के तकर्ररनामे को भी चैलेंज किया हुआ है तहरीक इंसाफ ने, इन कैमरा समात को भी चैलेंज किया हुआ है, केस खारिज करने की दरखास्त भी की हुई है, दरखास्त जमानत भी है, फर्द जुर्म को चैलेंज भी किया हुआ है और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का इतलाक नहीं होता उन पर, इसको भी चैलेंज किया हुआ है और सेक्शन 5 का इतलाक नहीं होता, इसको भी चैलेंज किया हुआ है। लिहाजा 23 को कोई हतमी नहीं है कि फर्द जुर्म आयद हो जाए, हो सकता है किसी और अदालत से, बड़ी अदालत से कोई फैसला आ जाए तो ये आगे भी जा सकती है और फर्द जुर्म आयद भी हो सकती है। लेकिन मैडम शेख जो इस केस में एक ट्विस्ट आया है, जो अच्छी बात है तहरीक इंसाफ की, वो खुशी की बात है, वो ये है कि पहली दफ़ा इमरान खान के वकला और इमरान खान की कानूनी टीम ने साइफर को सियासी बुनियादों पर लड़ने की बजाय कानूनी तौर पर लड़ने की तरफ आई है। और सुना जा रहा है सलमान अकरम राजा साहब को हायर किया है उन्होंने खोसा साहब के साथ, और ये वकला भी कहते हैं इमरान खान के कि ये बहुत संगीन केस है, सख्त केस है, पेचीदा केस है, इसमें इमरान खान को थोड़ी या लंबी सजा हो सकती है। और ये क्यों हो सकती है कई मरतबा बता चुका हूं कि मुकदमा ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 के तहत, मुकदमा दफा 5, दफा 9, दफा 34 के तहत, आजम खान मरकजी गवाह, 27 गवाह और ऑडियो ट्रांसक्रिप्ट के लेट्स प्ले ऑन इट वो भी इसमें शामिल, और साइफर मुंदरजात बेचे गए एक इल्जाम ये भी। और अब पहले क्या था, बस आखिरी लम्हों में, पहले क्या था कि पहले यह था कि रिजीम चेंज साजिश हुई, इसे अमेरिका इस्टेब्लिशमेंट और हमारी अपोजिशन ने मिलकर साजिश की। अब इमरान खान के जो वकला हैं वो 5 कानूनी नुकात पे आए हैं। पहला नुक्ता, इमरान खान वजीर आजम, इन्हें 248 का इस्तिस्ना हासिल, ये अदालत फैसला करेगी। दूसरा नुक्ता, इमरान खान वजीर आजम वो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, काबीना ने साइफर डी कोड किया है, लिहाजा उन्होंने कोई साइफर को खुद कोई आगे नहीं किया। तीसरा नुक्ता, अब इमरान खान वजीर आजम थे, वो चीफ एग्जीक्यूटिव थे, वो अपने खिलाफ होने वाली साजिश को पब्लिक से शेयर नहीं करेंगे तो कौन करेगा। और साइफर पर 2 काबीना इजलास और 2 कौमी सलामती कमेटी के इजलास भी हो चुके और अमरीकी सफीर को बुलाकर एहतजाज भी किया जा चुका। आखिरी 2 जुमले मैडम शेख, तो लिहाजा इमरान खान ने क्या जुर्म किया कि इसको जाहिर करके। चौथा नुक्ता, साइफर की असल कापी वजारत खारजा के पास है, साइफर मिनट्स इमरान खान ने लहराए थे। और 5वां नुक्ता, आजम खान पर सवालात के जिस तरह वो अचानक कहीं। अच्छा भट्टी साहब, इसका जो चालान पेश किया था FIA ने, आपने उससे मुताल्लिक हमें पिछले प्रोग्राम में भी काफी अंदर की बातें बताई थी कि उसमें क्या क्या है क्या नहीं। बहुत सी चीजें जो इस केस में पोशीदा हैं, एंड ऑफ कोर्स क्योंकि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत चल रहा है तो वो पोशीदा रखी भी जाएंगी। लेकिन भट्टी साहब ये बताइएगा, बहुत सी और चीजें पसे पर्दा, क्योंकि एक साबिक वजीर आजम के ऊपर इतने बड़े चार्जेस हैं, मुल्की सलामती का मामला, मुल्की खुफिया राज और फौरन ताल्लुकात का मामला। सर ये बताएं, इस सिलसिले में रियासत पाकिस्तान का क्या मौक़िफ़ है? क्या वो इस बात के ऊपर थोड़ी लचक दिखा सकते हैं या अभी तक नो टॉलरेंस पॉलिसी है? जी बिल्कुल नो टॉलरेंस पॉलिसी है और कोई लचक वाला मामला नजर नहीं आ रहा। तो क्या हम ये समझे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला, जैसे आप बता जी
सोहेल साहब से मैं एग्री नहीं करता कि इसका कोई इम्पैक्ट नहीं होगा केस का, या कोई पॉलिटिकली इम्पैक्ट नहीं होगा। अगर इमरान खान को सज़ा हो जाती है तो पॉलिटिकली क्या बाकी जमातें होंगी कि देखे मुल्क की सलामती को बेचा, मुल्क की मफाद को बेचा। सज़ा गलत होती है, सही होती है, ये डिफरेंट स्टोरी है। नंबर 2, और इस वक्त क्या ये केस कोई आम सा केस है या कोई ऐसा केस है कि जिसको रद्दी की टोकरी में फेंक दिया जाए? नहीं है, बड़ा संगीन केस इमरान खान के खिलाफ बना है इसमें। और अब जो मैं आखिरी नुक्ता बता रहा था वो जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिस पे इमरान खान के वकला बड़े पुरजोश हैं कि आज़म खान को जब हम बुलाएंगे, आज़म खान को जब सवाल जवाब करेंगे तो वो कहाँ गए थे, कहाँ से आए, कहाँ बयान रिकॉर्ड करवाया, कहाँ FIA में गए, तो उनका जो किरदार है वो तो असल में इसमें शामिल है। तो लिहाजा इस पे उनको काफ़ी रिलीफ मिलने की तवक्को है। और इमरान खान को ये भी बताता चलूं कि मैडम शेख के उनको वॉक की इजाजत मिल चुकी है। लेकिन इस नुक्ते के ऊपर कितना रिलीफ मिल सकता है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसको किस हद तक कर सकती है? रीमा, अगर आप क्विकली है हमारे लिए जरा बड़ा मुख्तसरन प्लीज, हमारे पास वक्त बिल्कुल खत्म हो गया है। जी अलीना, बस 2 बातें। पहली तो ये कि मेरा ख्याल है बहुत बार बहुत से शोज में ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट और इस केस पे बात होती है, तो मुझे तो खुशी है एंड थैंक यू उमर, आपने क्लैरिफाई किया कि जो अमेंडेड लॉ है वो FIA के मुताबिक अप्लाई नहीं हो रहा, क्योंकि लोगों ने तो इस पे ऑपेड्स लिख लिए और बात ही इस पे हो रही है कि कितनी नाइंसाफी है कि रेट्रोस्पेक्टिव पनिशमेंट यहाँ हो रही है। तो ये क्लैरिफाई करना बहुत अहम है, चाहे वो एक लीगल डिबेट, बहुत ज्यादा एकेडमिक डिबेट कुछ लोगों को लगे। दूसरी बात ये मैं फिर से दोहराना चाहती हूँ कि चाहे सेफ्टी ऑफ द स्टेट वो भी कॉम्प्रोमाइज हो, लेकिन फिर भी सजा अप टू 2 years या फाइन ही है। सिर्फ एक केस बनता है 1A का, जिसमें आपने अनऑथराइज्ड तरीके से इंफॉर्मेशन उन लोगों के साथ शेयर की जिनके साथ नहीं बनती, और वो साफ साफ लिखा है कि अगर कोई सीक्रेट कोड है या आपने किसी फॉरेन अपनी जो एनिमी है उनके इंटरेस्ट के लिए किया है, या आपने मिलिट्री, नेवल, माइनफील्ड, डिफेंस इसको खतरे में डाला है शेयर करके, सिर्फ तब सजा जो है वो 14 साल या ज्यादा बनती है। तो लीना सोचें, अगर फाइन बनता है, ऑफेंसेस जो हमने सब डिस्कस किए हैं उसकी सजा है फाइन या अप टू 2 years इम्प्रिजनमेंट। ये तोशा खाना में भी जो सजा मिली है उससे भी कम है अगर मैक्सिमम भी हो। तो जब हम ग्रेविटी की बात करते हैं, सेक्शन 5 में बहुत ग्रेव ऑफेंसेस भी हैं, लेकिन अभी तक जो हमने बात की है उसमें ना कोई फॉरेन इंटरेस्ट किसी स्टेट का, एनिमी स्टेट का जो है वो हो रहा है आगे, ना ही कोई आपकी मिलिट्री इंस्टॉलेशन या कोई सीक्रेट कोड जो है उस तरह का वो कॉम्प्रोमाइज हुआ है। आई थिंक फॉरेन स्टेट का वो मामला इसलिए बोलते हैं क्योंकि जब ये सारा मामला हुआ तो कहा जाता है इसके नतीजे में पाकिस्तान और अमेरिका, और बल्कि अब तो रिकॉर्ड पे भी है कि पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात को बड़ा इसने डेंट किया। नहीं रीना, ये नहीं है कि फॉरेन स्टेट के इम्पैक्ट होगा, वर्ड्स है इन द इंटरेस्ट और फॉर द बेनिफिट ऑफ अ फॉरेन पावर। इसका मतलब है कि आपको किसी एक आपके दुश्मन मुल्क इसके पीछे है, साजिश हो रही है। तो ये थोड़े से फैक्ट्स हैं। और एक आखिरी बात अलीना, कि पॉलिटिकली कौन से केसेस हैं जो आपको डैमेज करते हैं। ये जैसे पाकिस्तान में हम करप्शन की बात करते हैं, अरसे से जो लोगों का माइंड है वो एक तरह से बनाया जाता है, जहन साजी की जाती है। हमारे लिए बिल्कुल छोटी बात भी नहीं होनी चाहिए कि चलो कोई बात नहीं, साइफर आ गया, उसको इस तरह पॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए इस्तेमाल कर लिया। तो ये एक जिम्मेदारी है आपकी कि आप एटलीस्ट गलत को गलत तो कहें, ये ना कहें कि सियासी मफादात के लिए तो चलता है हमेशा से। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है, लेकिन मेरी राय में ये एक माइनर ऑफेंस है जिसकी जिस तरह की हम सजाओं की बात करते हैं वो यहाँ अप्लाई। अच्छा, मेरे ख्याल में इस डिबेट को अभी यहीं पर रोकते हैं, क्योंकि बहुत सी तफसीलात हैं जो इस मामले के अंदर अभी बाहर नहीं आई हैं। नेचुरली ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के अंदर ट्राई हो रहा है, और बहुत सी चीज़ें हैं जो ज़राए से तो मिली हैं जिसके ऊपर हमने डिस्कशन किया है, लेकिन उसमें मफरूज़े भी हैं, उसमें बहुत हेर से भी है। तो इसलिए जब इंडाइटमेंट होगी, फर्द जुर्मायद होगी, तो मज़ीद इसकी तफसीलात सामने आएंगी, उसके ऊपर भी हम जाकर फिर ठोस एक डिस्कशन कर सकेंगे। सो हमारे तज्जियाकारों की अभी तक की आपने राय जानी। अभी इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।